Assalamualaikum, welcome to Zamin's Academy. Today we will cover the remaining exercise questions of your chapter number 14, the electromagnetism. In last video we covered 8 questions, so today we will start from the 9th question, that is 14.9. So the question is it possible to orient a current loop in a uniform magnetic field such that the loop will not tend to rotate? Explain. So कोई ऐसा पूछ रहे हैं कि तरीका है जिससे करंट भी एक लूप से यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो जाए लेकिन जो लूप है वो रोटेट भी ना करे. ठीक है, तो उसका आंसर है द करंट कैरिंग लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट इफ द एंगल अल्फा between the area surface of the current carrying loop and magnetic field will be at 90. ठीक है, जो करंट कैरिंग लूप है वो टेंड मूव होगा या रोटेट नहीं होगा अगर जो एंगल है बिटवीन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड्स वो 90 है. अगर ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे या कोई और एंगल होगा तो वो रोटेट करेगा. अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, एंगल 90 है, तो वो रोटेट नहीं करेगा. ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ 14.10. ये रहा 14.10. हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन? एक करंट लूप को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं किसी गिवन रीजन में ये फाइंड करने के लिए कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं. सही है, तो इफ़ अ करंट कैरिंग लूप इज सब्जेक्टेड इन अ रीजन वेयर देयर इज अ चांसेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड टॉर्क प्रोड्यूस्ड in the loop means that there is a magnetic field and if did not then there is no magnetic field. हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग लूप को हम सब किसी ऐसे रीजन में रखेंगे जहाँ पे हमें लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है. ठीक है, तो हमने ऐसी जगह ऐसे जो है मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में रखकर उसकी डिफरेंट पोजीशंस में रखेंगे. लाइक पहले पैरेलल रखा इस तरह से, सही है, फिर उसको हमने थोड़ा लिटा दिया. ठीक है, इस तरह से, फिर हमने उसको इस तरह से रखा. इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शंस में रख कर देखेंगे. अगर किसी भी एक डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस हो गया मींस वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अगर किसी भी डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ मींस मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. ये हमारा 14.10 क्वेश्चन हो गया. अब आते हैं 14.11 पे. हाउ कैन यू यूज़ अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके हम आइसोटोप्स कैसे सेपरेट कर सकते हैं? आइसोटोप्स का आप सबको पता होगा, सही है, कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. ठीक है, वो होते हैं आइसोटोप्स. तो आइसोटोप्स हम फाइंड किस तरह कर सकते हैं? व्हेन एन एलिमेंट इज इंड्यूस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड its different isotopes hits at different points in a magnetic field according to their mass. जब हम एक एलिमेंट है कोई भी उसको इंड्यूस करेंगे, ठीक है, तो उसके अलग अलग आइसोटोप्स अलग अलग जगह पे जाके हिट करेंगे. सपोज कर ले ये मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, ये सपोज कर ले हम नियॉन ले रहे हैं. ठीक है, ये एक नियॉन है, ये हमने इंड्यूस कर दिया. तो जो नियॉन का सबसे कम एटॉमिक मास वाला होगा, सही है, वो यहाँ पर हिट कर देगा. जो उससे ज़्यादा होगा वो उससे थोड़ा आगे हिट करेगा. जो सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास वाला होगा वो सबसे ज़्यादा आगे हिट करेगा. तो इस तरह से वो सेपरेट हो जाएंगे. और हमें ये कैसे पता चलता है कि सबसे मतलब मास किस तरह से वेरी कर रहा है? वैसे पता चलता है कि R इज इक्वल्स टू mv/qb. R हमने यहाँ पे मतलब एक तरह से डिस्टेंस ले लिया कि वो कहाँ जाके कोलाइड कर रहे हैं, सही है, और मास ले लिया. मींस आर और मास का डायरेक्ट रिलेशन है. ठीक है, तो मास जितना ज़्यादा होगा उसका डिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा, मतलब वो उतना दूर जाके ही हिट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा. व्हाट शुड बी ओरिएंटेशन ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट टॉर्क एक्टिंग अपॉन द कॉइल इज मैक्सिमम एंड मिनिमम? ठीक है, ये जब ओरिएंटेशन हम क्या रखें करंट कैरिंग कॉइल की कि मैग्नेटिक फील्ड में उसका टॉर्क सबसे ज़्यादा हो और सबसे कम हो. सही है, तो यहाँ पे मैंने बनाया, ये हो गया हमारा एरिया की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ही डायरेक्शन में है, पैरेलल हैं दोनों. मैग्नेटिक फील्ड मैंने ब्लैक से कर दी ताकि आप लोगों को ईजिली
डिस्टिंग्विश कर सकें, ठीक है। सो इफ द एरिया लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर द टॉर्क विल बी मैक्सिमम। जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। ये हमें कैसे पता चला? टॉर्क का फॉर्मूला है BIAN cos अल्फा, cos अल्फा या थीटा जो भी ले लें। तो फिर BIAN जब पैरेलल है तो एंगल हुआ 0 एंड cos 0 इज 1, तो 1 BIAN, तो ये मैक्सिमम हो गया, सही है। और अगर हमने इस तरह से ले लिया कि ये एरिया जो है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है एरिया लूप की और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, ठीक है, तो ये क्या हो गए? परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होगा, सही है। तो क्या होगा? जो हमारा टॉर्क है वो 0 हो जाएगा, यानी मिनिमम होगा। इफ द एरिया लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द टॉर्क विल बी मिनिमम और 0। टॉर्क है BIAN cos अल्फा, BIAN cos 90 और cos 90 होता है 0, तो टॉर्क हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 13 है अ लूप ऑफ वायर इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ magnet with its plane parallel to the pole faces. What happened if a direct current is put through the coil? What happened if an alternating current is used instead? एक लूप ऑफ वायर है, सस्पेंडेड है दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में। क्या होगा अगर उसको हम AC करंट दें और क्या होगा जब हम उसे DC करंट देंगे? So, if AC current is applied, then there will be a magnetic deflection after each half cycle in opposite direction. इसको ये इस तरह से होगा, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये बीच में है ये फील्ड। तो हर हाफ साइकिल के बाद ये डिफ्लेक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। मींस अगर एक बार ये डिफ्लेक्ट लेफ्ट साइड कर रहा है तो दूसरी बार ये फिर कर रहा होगा राइट साइड। एंड इफ द DC current is applied, the magnetic field will be same on both sides, but the direction will be opposite. Means the direction of magnetic field will be opposite and current will be uniform in whole loop. There will be a clockwise or anti-clockwise movement which will generate a couple. और कपल की डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगी। मींस अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज जनरेट हुई है तो कपल भी क्लॉकवाइज होगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हुई है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो द लूप विल डिफ्लेक्ट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मींस जिस डायरेक्शन में कपल जनरेट होगा उसी डायरेक्शन में फिर लूप डिफ्लेक्ट करेगा। ये क्वेश्चन 13 भी हो गया। क्वेश्चन 14, whether resistance of an ammeter should be very low. If the resistance will be high, we will not be able to measure the current exactly. That's why there should be a very low resistance, shunt resistance. Ammeter is used to measure current, ठीक है। तो जब करंट मेजर करना है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस हम हाई रखेंगे तो फिर ऑफ कोर्स जो करंट है वो एक्यूरेट मेजर नहीं होगा। इसलिए हमें बहुत छोटी सी एक रेजिस्टेंस रखनी होती है जिसे हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। अब हम क्वेश्चन 15 देखते हैं जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 है व्हाई द वोल्ट मीटर शुड बी वेरी हाई रेजिस्टेंस, शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो वोल्ट मीटर इज यूज्ड to measure potential difference, ठीक है। So if the resistance of a voltmeter is not so high, there will be chances that the current will pass through the voltmeter, which will cause potential drop. So we will not be able to calculate the potential difference along the current along the circuit accurately. वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए यूज होता है। अगर वोल्ट मीटर के अंदर रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस लो हुई तो करंट वोल्ट मीटर से पास हो जाएगा जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया तो फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स और ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छी तरह से क्लियर होंगे। Thank you. Allah Hafiz. Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.